क्या लिखा है इस खत में? वानिता गौर उठकर बैठ गई तो मैंने पढ़ा, मोहतरम जमाल, मैंने कहा था ना कि मेरे बाप के साथ अच्छा सलूक करने पर मैं इस एहसान का बदला दूंगा, और इसके साथ ये भी कहा था कि मेरे जाने के बाद आप मेरे एहसानमंद होंगे। तो मैं एक अहम बात बता रहा हूँ जिसे इंसानियत का बहुत भला होने वाला है। मैंने जो पहली दवा तैयार की थी उस वक्त मेरे जहन में ये था कि जो लोग आदी मुजरिम हैं और इंसानियत के लिए कातिल साबित हो रहे हैं, उनका जहन बदलने के लिए ये दवा इस्तेमाल कराई जाए। इंसानियत की भलाई के लिए ज़हीन लोगों को और ज्यादा ज़हीन बनाया जाए। लेकिन हुआ क्या, इसके उल्ट। मेरी इस दवा के बलबूते पर एक ऐसी फोर्स तैयार की जा रही है जो दूसरे मुल्कों में जाकर तहरीबकारी करें। मेरे मुल्क में ही ऐसा हो रहा है, और इस फोर्स की तैयार करदियां कुछ लड़कियां तुम्हारे मुल्क में भी आ चुकी हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि मकामी बंदा कौन है, लेकिन ये तो कर सकता हूँ कि तुम्हें आगाह कर दूं। मैंने जो 2 शीशियों के साथ खत तुम्हें दिया है उसमें इन दवाओं का फार्मूला तुम्हें लिख कर दे दिया है। ये फार्मूला पहली दवा के साथ ही दूसरी दवा का भी लिखा है। इसके बारे में तफसील भी दर्ज है कि कैसे इस्तेमाल करना होगा। अगर जरूरत पड़े तो मजीद बना सकते हो, वरना मैं तो हाजिर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अमन सिर्फ ताकत के तवाज़ुन में ही पोशीदा है। उम्मीद है मेरे बाप के साथ अच्छा सलूक करने का ये अच्छा बदला हो सकता है। मैंने ये खत इसलिए देर से दिया है कि तुम मुझे अब रोक ना सको, भगवान के लिए रोकना भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, राब्ता करूंगा। मैं खत पढ़ चुका तो कुछ देर तक उसके असर में रहा, फिर वानिता गौर की आवाज पर चौंका। काफी पुरस्कार आदमी था। देखते हैं, मैंने कहा और सोच में डूब गया। मुझे अब किसी केमिस्ट को तलाश करना था जो बहुत ज्यादा तजर्बेकार हो और वो इस फार्मूले के मुताबिक काम कर सकता हो। उस वक्त मेरे जहन में दूर तक ऐसा कोई बंदा नहीं था। मैंने सुबह इसके बारे में मालूमात लेने का सोचा और सोने की तैयारी करने के लिए उठ गया। उसी वक्त जसपाल का फोन आ गया। हाल अहवाल के बाद उसने कहा, यार तुम्हारे लाहौर में एक लड़की रहती है, यहाँ तो उसका नाम संदीप कुंवर था, उसे पकड़ना है, उसके पीछे लोगों को पकड़ना है। मैं इसका पता और तस्वीर भेज रहा हूँ। वो हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त की सहेली है। तुम्हारी दोस्त की सहेली? वैसे कौन लोग हैं वो? मैंने पूछा तो उसने एहतसार के साथ वो सारी कहानी सुना दी। फिर कहा, ये लोग ठीक लोग नहीं हैं, इसकी आड़ में कुछ और भी हो सकता है, मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा और फोन से तस्वीर देखने वाला ऑप्शन खोलते हुए कहा। इस पर वानिता गौर ने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा, लगता है कोई काम निकल आया। हाँ, लगता तो ऐसे ही है, मैंने हंसते हुए कहा और उसे वो सब बता दिया जो जसपाल सिंह ने मुझे बताया था। उसने बेड की पूछ के साथ टेक लगाते हुए कहा, अमृतसर? वहां कहा? मेरी निगाह में तो कैसा कोई इदारा नहीं, कहाँ हो सकता है? ये तुम जानो और तुम्हारी याददाश्त। मैंने हंसते हुए कहा, चलो देख लेते हैं। उसने लापरवाही के अंदाज में कहा और इस लड़की की तस्वीर देखने लगी। संदीप कुंवर अच्छी खासी हसीन लड़की थी। भरा भरा चेहरा, गोल चेहरा, मोटी नीली आंखें, तलवार नाक और पतले पतले रसीले लब। चल हमें देखते रहने के बाद मैंने तारक नजीर को फोन किया। वो शायद मेरे ही इंतजार में था। वो टाउन में जो हादसा हुआ उस बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं हुआ होगा? मैंने उससे पूछा। सिर्फ इतना कि चंद लोग आए और हमला करके गायब हो गए। चलो अब तुम ऐसा करो, अपने चंद लोग साथ लो, जब तैयार हो जाओ तो मुझे बताना। बहुत ही अहम मिशन तुम्हारे जिम्मे लगा रहा हूँ। जी मैं तैयार हूँ, जहां कहेंगे पहुंच जाएंगे। उसने कहा तो मैंने उसे पता बताते हुए कहा, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। मेरे साथ मेरी एक साथी भी होगी। होगी का मतलब? होगी। जी मैं समझ गया, मैं निकल रहा हूँ। उसने कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। हमें वहां से निकलने में 5 मिनट से भी कम वक्त लगा। नहर का पुल पार करते ही मुझे तारक का फोन आ गया। वो अपने साथियों के साथ उसी तरफ ही जा रहा था। मैंने एक पॉइंट पर उसे रुक जाने को कहा। कुछ देर के बाद हम आपस में मिले। उसके साथ 4 आदमी थे। वहीं साथ में एक मार्केट थी। वहां मौजूद एक रेस्टोरेंट में हम जा पहुंचे। 2 बंदे उस घर की जानिब भेज दिए ताकि एक चक्कर लगाएं। तारिक बार बार वानिता कुंवर की तरफ देख रहा था, जिस पर वो महज हंस कर रह गई। मैं असल में यहाँ इसलिए रुका हूँ कि प्लान के बारे में बात करके क्लियर हो जाए। ये कहकर मैं उनकी तरफ देखा और पूछा, इस इलाके में तुम लोग घरों के बारे में जानते हो? सिक्योरिटी भी होगी और अंदर से कुछ भी निकल सकता है। इसका मैंने बंदोबस्त किया है, पुलिस फोर्स की मदद ली है।
अगर आप कहें तो उन्हें बुलवा लें, तारिक ने पूछा। तो मैंने कहा, अगर अंदर से मज़ाहमत हुई तो हमें कुछ पता नहीं कि वहां क्या होगा। मैं कहता हूं, आखिर इस ऑपरेशन के बारे में जवाब भी तो देना होगा। उसने फोन सीधा करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये लड़की हर हाल में जिंदा चाहिए। मैंने सेल फोन पर इसकी तस्वीर दिखाते हुए कहा। सबने तस्वीर देख ली। ऐसे में इन दो बंदों की तरफ से कॉल आ गई जिन्हें घर देखने के लिए भेजा था। तारक ने वो कॉल सुनी, फिर बताया, वहां मुकम्मल खामोशी है, गेट पर कोई चौकीदार नहीं। मुमकिन है अंदर हो। वो कोठी सिर्फ सामने से खुली है, बाकी 3 अतराफ में घर हैं। चलो निकले। मैंने कहा तो हम सब वहां से निकलते चले गए। वो सड़क मेन रोड से दाएं जानिब निकलती थी। दूर तक जाती हुई सड़क पर स्ट्रीट लाइट की मलजगी रोशनी थी। वो कोठी आगे जाकर दाएं जानिब 8वां था। वो एक किनाल पर थी जिसके वस्त में रहायशी इमारत थी। मैंने इस कोठी के ऐन सामने जाकर कार रोकी। तब तक हम दोनों असला से लैस हो चुके थे। हमने जो जैकेटें पहनी थी उनमें सब कुछ था। हम दोनों निकले और गेट पर चले गए। इस दौरान एक लड़का बाउंड्री वॉल पर चढ़ गया। उसने अंदर देखा, कोई नहीं था। वनीता को ने से इशारा किया कि अंदर से जाकर गेट खोल दे। वो अंदर कूद गया। कुछ देर के बाद उसने गेट खोल दिया। मैं अंदर चला गया, बाकी मेरे पीछे आ गए। 2 बंदे गेट के पास रुक गए। मैं दाखिली दरवाजे पर पहुंचा, उसे खोला तो वो खुल गया। अंदर सामने सोफे पर 2 लोग बैठे हुए थे। एक औरत थी, दूसरा मर्द था जो सामने दीवार पर लगे टीवी में खोए हुए थे, जहां कोई ड्रामा चल रहा था। मैं और वानिता कवर दबे पांव उनके सर पर जा पहुंचे और पिस्टल की नाल उनके सरों पर रख दी। वो एकदम से सहम गए। औरत की तो घिघी बन गई। वो दोनों घर के मालिक नहीं लग रहे थे। जी जी, खुदा के लिए हमें कुछ न कहें। मर्द हिम्मत करके बोला, घर में और कौन कौन है? वानिता ने पूछा। कोई नहीं साहब, साहब और बेगम पार्टी में गए हुए हैं। मर्द ने कहा, कब आएंगे? मैंने पूछा, पता नहीं जी, कब आते हैं? उसे जल्दी से कहा तो मेरे साथ खड़े एक बंदे ने मेरा इशारा पाकर उन्हें बांधना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कमरे में ले गए। तारक समेत अब सब इन्फॉर्म हो गए थे कि अंदर क्या हुआ है। मैं जल्दी से बेडरूम में गया। वहां सामने दीवार पर शादी की तस्वीर लगी हुई थी। संदीप कुंवर अरूसी जोड़े में गजब ढा रही थी। वानिता कंवर का भी यही ख्याल था कि ये वही हो सकती है। मैंने फौरन तारिक को बताया और नई हदायत दे दी, जिससे इनकी आमद को बिल्कुल फित्री कर दिया गया था, जैसे उन्हें एहसास ही न हो कि अंदर कोई है। ये सब करने के बाद घर की तलाशी ली जाने लगी। तकरीबन 1 घंटे की भरपूर तलाशी के बाद एक कमरे से कुछ असला मिला। अच्छा खासा जेवर, बड़ी तादाद में नोट, एक डायरी, लैपटॉप और उसके अलावा कुछ ऐसा दूसरा सामान नहीं मिला जिससे वो मुश्तबा साबित हो सके। जहां नोट थे वहां से 2 पासपोर्ट भी मिले। संदीप कुंवर नाम का पासपोर्ट पर सायरा था और उसके शौहर का नाम हुर्रम इकबाल था। मुझे यकीन हो गया कि वो उधर ही है। रात के तकरीबन 2 बजने को थे, लेकिन उनका कुछ पता न था। तकरीबन 2:15 बजे के करीब बाहर से इशारा मिल गया कि वो आ गए हैं। सभी अलर्ट हो गए। घर के उस मुलाजिम को बता दिया था कि अगर उसने हमारे कहने का जरा सा भी इंकार किया तो मौत के हवाले होगा। उसकी बीवी हमारे पास थी। बाहर उनकी कान रुकी और हार्न देने लगा। तभी उसी मुलाजिम ने जल्दी से गेट खोल दिया तो वो अपनी गाड़ी समेत अंदर आ गया। उस वक्त तक हम दाखिली दरवाजे के पीछे आ गए थे। वो नशे में था। उसने जल्दी से अंदर आना चाहता था। संदीप कुंवर तस्वीर से भी ज्यादा हसीन थी। उसने जो लिबास पहना हुआ था उसमें वो आधी से ज्यादा बरहना थी। बिलाशबा उसने भी पी रखी थी। वो जैसे ही झूलती हुई अपने शौहर के साथ अंदर आई, उनकी कनपटी पर पिस्टल रख दिया गया। उनके लिए ये अचानक था। हुर्रम तो कोई मज़ाहमत न कर सका, लेकिन संदीप ने इस्तरारी तौर पर अपना बचाव करने की कोशिश की थी। जाहिर है वो तरबियत याफ्ता थी, लेकिन वानिता कंवर ने उसे गर्दन से पकड़ा और जोर से कालीन पर फेंक दिया। फिर पिस्टल उसके माथे पर रखते हुए सर्द लहजे में बोली, अब कोई हरकत मत करना संदीप कुंवर, वरना तेरा बदन छलनी कर दूंगी। उसके यूं कहने पर वो हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। तब तक दूसरे लोग भी आ गए। उन्होंने तेजी से दोनों को बांधा और हुर्रम को बाहर खड़ी हाईएस्ट वैन पर डाल दिया, जबकि संदीप कुंवर को हम ले गए। बाद वालों ने इन दोनों मुलाजमीन को भी उठा लिया और वो इसी कार्रवाई में थे कि हम वहां से निकल पड़े।
आधे घंटे के बाद हम उसी सेफ हाउस में आ चुके थे। संदीप कुंवर को एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। वो हमारे सामने थी। उसकी आंखों में रत्ती भर खौफ नहीं था, यूं जैसे वो मुझे इंतहाई नफरत से देख रही हो। मुझे उसकी आंखें देखकर वो लोग याद आने लगे जिन्होंने रेस्टोरेंट में मुझ पर हमला किया था, और वो मेरी तरफ यूं देखते रहे थे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? कुछ नहीं, हमने तो तुम्हें बचाया है, वनीता कंवर ने कहा तो वो नफरत से बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वो सर मारते हुए बोली, क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वनीता कंवर ने कहा, फिर मुझे इस तरह बांधा क्यों है? अगर तुम लोग मेरे हमदर्द हो तो मुझे खोल दो, वो तंजिया लहजे में बोली। खोल दो, मैंने कहा तो वनीता कंवर ने एक निगाह मेरी तरफ देखा और फिर बुरा सा मुंह बनाकर उसे खोलने लगी। उसे खोलने की देर थी। वो इंतहाई तेजी से यूं निकली जैसे बिजली कूदी हो। उसने एक हाथ वनीता कंवर की थोड़ी के नीचे गर्दन पर रखा और उसे परे धकेल दिया। वनीता लड़खड़ा गई। उसने इसी लड़खड़ाहट का फायदा उठाया और अपना घुटना उसकी पेट में मारा तो वो दोहरी हो गई। संदीप ने अपनी कोहनी उसके सर पर मारी और उसे गिरा दिया। वनीता कंवर को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगी या कर सकती है। उसी लम्हे संदीप ने छलांग लगाई और वो दरवाजे की जानिब बढ़ा चाहा। तब तक वनीता कंवर उठ गई थी और वो तीर की तेजी के साथ उस पर झपटी। मैं हैरत ज़दा रह गया। संदीप यूं उसकी पहुंच से निकली कि वो उसको छू भी ना सकी। वनीता कंवर गुस्से में आ गई थी और यही गुस्सा एक फाइटर के लिए जानलेवा होता है। संदीप घूमी और उसने वनीता का बड़ा हुआ बाजू पकड़ लिया, फिर एक झटका दिया। वो फिर लुढ़क गई। इस बार संदीप ने हमला नहीं किया, बल्कि मुझे निगाह में रखती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसने मेरे और दरवाजे के दरमियान फासले का तयन कर लिया था। इसी मुनासबत से वो आगे बढ़ी थी। मुझे लगा कि वो बाहर निकल जाएगी। मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने मुझे दूर रखने के लिए अपने हाथों को यूं बढ़ाया कि जैसे वो मुझ पर हमला करेगी। मैं जैसे ही इसके करीब गया, उसने पूरी कुव्वत से खड़ी हथेली मेरे मुंह पर मारना चाही। मैं उसे झुकाई दे गया, लेकिन उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छू गईं। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो पीछे की तरफ जोर लगाने लगी तो मैंने इसको छोड़ दिया। वो लुढ़क कर फर्श पर गिरी। फिर जैसे ही जंप लगाकर उठी और बाहर की तरफ कूदते हुए पूरी कुव्वत से पंच मेरे मुंह पर मारा। तभी मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़कर गिरफ्त में ले लिया। ये सब कुछ इंतहाई तेजी से 1 मिनट से भी कम वक्त में हुआ। मैंने महसूस किया जैसे संदीप की जान ही निकल गई हो। उसका जिस्म एक दम से ढीला पड़ गया। वो यूं मेरे साथ लग गई जैसे मेरे बदन में घुस जाना चाहती हो। मैंने उसके चेहरे पर देखा, उसकी आंखें बंद थी और वो यूं हमार उलून अंदाज में मेरे साथ चिपक गई जैसे वो भरपूर नशे में हो। मैं चौंक गया कि इसे क्या हुआ है। उस वक्त तक वनीता कंवर उठ गई थी और तेजी से संदीप की तरफ आई। उसने आते ही उसे गर्दन से पकड़ा और खींचकर पीछे की तरफ ले गई। संदीप ने जरा भी मजाहमत नहीं की। वनीता कंवर भी उसके ढीले और बेजान जिस्म को महसूस करके हैरान रह गई। उसने संदीप को मारा नहीं, बल्कि उसे छोड़ दिया। वो एक लम्हे को यूं ही बैठी रही, फिर यूं उठी जैसे नशे में हो। उसने मेरी जानब देखा और मेरी तरफ आई। मैं खड़ा रहा। वो मेरे साथ लग गई, फिर अपना चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मेरे सीने से रगड़ने लगी। कुछ ही लम्हों के बाद उसके मुंह से सिसकारियां निकलने लगी, जैसे वो बेतहाशा लज्जत महसूस कर रही हो। मैं उसकी यह हरकत कतई नहीं समझ सका। मैंने उसको दोनों कांधों से पकड़ा और उसे ले जाकर कुर्सी पर बैठा दिया। वो मेरी जानब यूं देखने लगी जैसे किसी प्यासे के मुंह से पानी का प्याला हटा लिया जाए। उसकी आंखों में मोहब्बत की बजाय ऐसी कुर्बान हो जाने वाली चाहत झांक रही थी कि मैं एक लम्हे के लिए चकरा गया। इसे हुआ क्या है? यही सवाल मेरे जहन में भी गर्दिश करने लगा। तभी वनीता कंवर ने उसके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं, अब जो चाहे करो, मेरा बदन हाजिर है। संदीप ने मेरी तरफ यूं देखकर कहा जैसे उसने अपना आप मुझे सौंप दिया हो। वनीता कंवर ने कुछ ना समझते हुए उससे पूछा, लेकिन मेरी समझ में सुंदर लाल की बात गूंज गई थी। उसने कहा था, ये महक सिन्फ नाजुक को पागल कर देने वाली है। क्या संदीप इस कदर पागल हो गई है? वनीता कंवर भी तो सिन्फ नाजुक से ताल्लुक रखती है। उसे क्यों कुछ नहीं हुआ? मैंने वनीता कंवर को इशारा किया। वो बाहर निकल गई। मैं उसके करीब होकर बैठ गया
उसने मोहब्बत पाश निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोली, कोई इतनी जल्दी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मेरा अपना ही कोई मुझे पहचान सकता है। मैं तो तुम्हारा अपना नहीं हूं। तुमने कैसे जान लिया कि मैं तुम्हारा अपना हूं? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ये महक दुनिया में कोई दूसरा नहीं लगा सकता, ये सिर्फ हमारे ही लोग लगाते हैं। उसने कहा, तुम्हें सुंदर लाल और जसपाल सिंह की बातें मेरे दिमाग में घूम गई। मैंने उसी लम्हे पैंतरा बदलते हुए कहा, तो फिर ये बहुत बड़ी कमजोरी हुई। क्या इतना असर लेते हो तुम लोग? क्या बाकी लड़कियां भी इसी तरह मदहोश हो जाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शायद दूसरी ऐसी मदहोश ना होती हूं, लेकिन मैं हो जाती हूं। ये महक मेरे तन बदन में रच चुकी है। वो भी ऐसी ही महक लगाता है जिसने मुझे एक नए जहां से आशना किया। यही महक मेरा बदन महका देती है। आग लग जाती है मुझे। आप देर मत करो, मुझे झंझोर डालो। ये कहते हुए उसने अपने बदन पर पहनी ही मुख्तसिर सी शर्ट जोर से पकड़कर फाड़ दी। वो पूरे सीने से बरहना हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और नरमी से कहा, अभी वक्त नहीं। फिर बाहर की जानिब इशारा करके कहा, मैं इसे भेज दूं? इतने में तुम फ्रेश हो जाओ, फिर बेडरूम में चलते हैं। मेरे यूं कहने पर वो एकदम से मान गई। वो उठी और किसी रोबोट की तरह बाथरूम की जानिब चल दी। मैंने दरवाजा खुला रहने दिया। इतने में वानिता कंवर ने झांक कर देखा तो मैंने उसे इशारे से बुलाया और उसकी जानिब इशारा करके चुपचाप निकल गया। वो समझ गई थी कि उसे क्या करना है। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो पूरा लिबास पहने आ गई। वो काफी हद तक होश में थी। मैंने उसे खुद से परे रखा। मैंने वहां मौजूद लोगों को कुछ खाने के लिए कहा था। वो काफी कुछ फल, बिस्किट और केक के साथ चाय दे गए थे। हम डाइनिंग टेबल के इतराफ में बैठे हुए थे। उसने मेरी जानब देखा और शर्मिंदा अंदाज में कहा, सॉरी, मैं पागल हो गई थी। देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हें कतई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, बल्कि हम तो बचन कंवर के। बचन कंवर? तुम जानते हो इसे? उसने मुझको और हैरत से पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ, और उसी कहने पर यहाँ आए हैं। और तुम्हें वापस लेकर जाना है। तुम गलत हाथों में फंस चुकी हो, यही तुम्हें बताना था। ठहरो, मैं तुम्हारी बचन कंवर से बात कराता हूँ, मैंने कहा और सेल फोन पर नौतन कंवर के नंबर मिलाए। कुछ ही देर बाद राब्ता हो गया। वो हमारे ही इंतजार में बैठे हुए थे। हेलो, क्या हुआ? वो ठीक तो है? अब कदरे नॉर्मल है। बचन कंवर से बात करना चाहती है, मैंने कहा तो वो बोली, ये साथ ही बैठी है। उसने कहा तो बिलाशुबा उसने फोन पुश की जानिब बढ़ा दिया। तभी उसने हेलो कहा तो मैंने फोन संदीप कंवर की जानिब बढ़ा दिया। वो कुछ देर बातें करती रही, यहां तक कि संदीप रोने लगी और आज उसने यही कहा था, ठीक है, जैसे तुम कहो मैं वही करूंगी। ये कहकर उसने फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने इससे बात करके फोन बंद कर दिया। उसने मुझे यही बताया कि इन दोनों के दरमियान क्या बातें हुई हैं। मैंने फोन जेब में रखा और उसे खाने की तरफ इशारा किया। वो खाने लगी और इस दौरान रोती रही। मैंने उसे रोने दिया। फिर वो यकलख्त बोली, पूछे क्या पूछना है आप लोगों ने? कुछ भी नहीं, तुम खाना खाओ बस। वो सुकून से खाना खाने लगी। फिर खुद ही बताने लगी, मैं अमृतसर से हूं और वहीं से आई हूं। मुझे बताओ, तुम्हारा वो इंस्टीट्यूट कहाँ है अमृतसर में? वानिता कंवर ने पूछा तो वो बताने लगी। संदीप कंवर हर वो बात बताती चली गई जो भी इससे पूछा गया। मैंने पहली बार किसी को ऐसे देखा था जिसने इतनी नफरत दिखाई, और फिर उसके बाद इस कदर ताबेदारी से सब कुछ बताती चली जा रही थी। इस वक्त सुबह के आसार वाज़िया होने लगे थे जब वानिता कंवर उसे कमरे में छोड़ आई। मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि इस पर एतबार करूं या ना करूं, और ऐसा पहली बार हुआ था कि खुशबू ने मुझे चकरा के रख दिया था। मुझे लग रहा था ये जो कुछ हो रहा है इनका आपस में जरूर कोई ताल्लुक है, और वो बास भी इससे कहीं अलग नहीं था। ये राज कब खुलेगा? मुझे उसी का इंतजार था। मैं जल्द अज जल्द बास तक पहुंच जाना चाहता था। मैं सोया नहीं, बल्कि मैंने सबसे पहले अरविंद से राब्ता किया। उसे ऐसे ही इदारे के बारे में बताया। अरविंद ने उसी वक्त कराची से फहीम को ऑनलाइन ले लिया। वो सभी सर जोड़ कर बैठ गए। मैंने थोड़ी सी नींद लेने के बाद कहा, अपने कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बेड पर लेटा सोच ही रहा था कि मुझे सुंदर लाल के हद का ख्याल आया। मैं उठा और अपने सामान की तरफ गया। वहां से वो पैकेट लिया जिसमें वो दवाइयां और लिफाफा था। मैंने लिफाफा खोला। उसमें 2 पर्चे थे। एक पर फार्मूले की जुबान थी
और दूसरे में इन दोनों दवाइयों के बारे में दर्ज था। वो दवा जो पहली दवाई का असर तोड़ने वाली थी संदीप कुंवर की बिल्कुल ठीक थी। मैंने दर्ज हदायत के मुताबिक वो दवाई और ली और संदीप के कमरे में चला गया। वो एक गिलास पानी में एक कतरा देना था। वो मैं पानी के गिलास में डाला और उस कमरे में चला गया। वो सोने की कोशिश में थी। मैंने वो पानी उसे देकर पीने को कहा। वो पानी पी गई। मैं वहां से आ गया। सोने से पहले मैं उस सेफ हाउस के हेड को अलर्ट कर दिया। मैं चाहता था कि थोड़ी सी नींद ले लूं। नया पैराग्राफ। जसपाल उस वक्त वापस ओगी की जानिब चल पड़ा था, जब बाकी सब में से आधे जलिंदर की जानिब चले गए और आधे वापस निकदर चले गए। नूतन कुंवर को फार्म हाउस पर ही रहने को कहा गया। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि कुछ दिन तक इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, फिर उसके बाद कोई फैसला होगा कि क्या करना है। इस दौरान इलेक्शन मुहिम में किसी को भी जरूरत पड़ सकती थी और उससे मदद ली जाएगी। जसपाल को मुहिम तेज करने के बारे में कह दिया गया था, इसीलिए वो ओगी पिंड की तरफ चल पड़ा था। जसपाल को भी मुहिम तेज करने के बारे में कह दिया गया था, इसलिए वो ओगी पिंड की तरफ चल पड़ा। जसपाल उस वक्त ओगी पिंड से थोड़े ही फासले पर था जब उसे हरप्रीत की कॉल मिली। वो कहाँ है? उसने उलझे हुए लहजे में पूछा, लेकिन लहजा किसी परेशानी की चुगली खा रहा था। हैरियत तो है ना प्रीतो? उसने खुशगवार अंदाज में कहा, जिस पर वो कदरे घबराए हुए लहजे में बोली। ओगी थाने से पुलिस आई है, उनके साथ निकोदर की भी पुलिस है। उनका कहना है कि वो तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं और इसके साथ ही हरप्रीत की आवाज आना बंद होगी। लेकिन फोन कॉल नहीं कटी थी। अगले ही लम्हे किसी भारी आवाज वाले ने तंजिया अंदाज में कहा, और अगर तुम नहीं आए तो जाहिर है हमें यहीं से किसी को लेकर जाना होगा। तुम कब तक पहुंच रहे हो? देखो, घर की किसी औरत से बदतमीजी ना हो और तुम लोग घर से बाहर निकलकर मेरा इंतजार करो। मैं 10 मिनट तक पहुंच रहा हूं। मैं घर के करीब हूं। अरे तुम भाग क्यों नहीं जाते? हम तुम्हें हार पहनाने नहीं, गिरफ्तार करने आए हैं और इधर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। 10 मिनट ही हैं तुम्हारे पास। ये कहकर फोन बंद कर दिया गया। जसपाल ने वक्त देखा और सबसे पहले नूतन कुंवर को फोन करके इंतहाई एहतसार से सारी बात बता दी। फिर फोन बंद करके अनुजीत से राब्ता किया। उसने फोन रिसीव किया तो पता चला कि उसे भी अभी पता चला है और वो घर की तरफ आ रहा है। जसपाल ने बलबीर सिंह पंच को भी फोन करने का कहा और फोन बंद करके जेब में रखने के बजाय डैशबोर्ड पर रख दिया। फिर उसने अपनी पंडले के साथ बना हुआ पिस्टल निकालकर वहीं रख दिया और इंतहाई तेज रफ्तारी से घर की जानिब चल पड़ा। उसने दूर ही से देख लिया था कि उसके घर के सामने काफी सारी गाड़ियां खड़ी थीं। जसपाल को यह अंदाजा हो गया था कि वो यूं ही नहीं आए, बल्कि कोई पक्का कागज साथ लेकर ही आए होंगे। उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है, इसलिए उसने कार ले जाकर गेट पर रोक दी। फिर बड़े सुकून से उतरकर अंदर चल दिया। रास्ते में जा बजा पुलिस वाले खड़े थे। तभी पोर्च में उसे वही एसीपी दिखाई दिया। जसपाल चलता हुआ उसके पास जा ठहरा। वेलकम जसपाल सिंह, वेलकम। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में तुम्हें वेलकम कह रहा हूँ। खैर, मैं तुम्हें गजेंद्र सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। तुम्हें कोई एतराज है? बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि आप एक जिम्मेदार ऑफिसर हैं। बिना किसी गीदड़ छट्टी के आप नहीं आए होंगे। दिखाएंगे वो मुझे गीदड़ चिट्ठी? जसपाल ने कहा तो एसीपी ने मुस्कुराते हुए कागज की जानिब बढ़ा दिया और तंजिया लहजे में कहा, ये लो। जसपाल ने एक निगाह उसे देखा। उसे शक में गिरफ्तार किया जा रहा था। उसने वो कागज अपनी जेब में रखा और उसे कहा, मैंने कहा था कि घर से बाहर रहना, मगर तुम फिर भी अंदर आकर बैठ गए। किसकी इजाजत से? बहुत होगी ये लाकी गुफ्तगू, अब चलो। फिर अपने किसी मातहत की तरफ देखकर कहा, गिरफ्तार कर लो इसे। अगले ही लम्हे एक पुलिसमैन आगे बढ़ा और उसके हथकड़ी लगा दी गई। जसपाल ने देखा दरवाजे की ओट में से हरप्रीत इसे देख रही थी और उसने आंखों ही आंखों में से समझा दिया और पलट पड़ा। उन्हीं लम्हात में अनुजीत की कार अंदर दाखिल हुई। वो जल्दी से बाहर निकला और तेजी से बोला, ये क्या हो रहा है? आप लोग को खबर नहीं के? तभी एसीपी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम अगर इलेक्शन के उम्मीदवार हो तो सिर्फ उम्मीदवार ही रहो, कानून के रास्ते में मत आओ। हमने इसे हर कीमत पर लेकर जाना है, समझे? इसलिए खामोश हो जाओ। तुम गलत कर रहे हो, मैं जानता हूं। तुम कुछ भी नहीं जानते, परे हट जाओ। एसीपी ने हकारत से कहा तो जसपाल ने सर्द लहजे में कहा, एसीपी अपनी बकवास बंद रखो
और कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। इस पर एसीपी ने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखकर कुछ कहना चाहा तो वो बोला, शट अप। जब मैं तेरे साथ जा रहा हूं तो जा रहा हूं। किसी भूल में मत रहना कि तुम मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। मैं चाहूं तो अब भी तेरे साथ जाने से इनकार कर सकता हूं। जाना है या इधर ही रहना है? गुस्से में एसीपी से बोला नहीं गया। उसने घूर कर देखा और अपने लोगों को इशारा किया। वो इसे लेकर चल दिए। जसपाल चलता हुआ पुलिस वैन में जा बैठा। उसके बैठते ही वैन चल दी। नया पैराग्राफ। दोपहर हो गई थी। मैं नहाया तो वही भीनी भीनी महक फिर से ताजा हो गई। भूख का एहसास होने के बावजूद मेरा कुछ भी खाने को जी नहीं चाह रहा था। मैं लॉन में चला गया। वहीं मुझे चाय दे दी गई। मेरा ज़हन बॉस में उलझा हुआ था। उसकी फोन कॉल भी नहीं आई थी। अरविंद और फहीम भी उसे तलाश नहीं कर पाए थे। थोड़ा बहुत अगर कामयाबी ली भी थी तो भी कंफर्म नहीं कर पाए थे। मेरा इज़्तिराब बढ़ने लगा। मैं अब अरविंद या फहीम को बार बार फोन करके तंग नहीं करना चाहता था। मैं चाय पी रहा था कि वलीद की कॉल आ गई। मैं रिसीव करते हुए कहा, सॉरी, मैं दोबारा राब्ता नहीं कर सका। मैं जरा मसरूफ होंगे तभी राब्ता नहीं किया। मैं अब भी ना करता अगर मुझे आपसे एक अहम काम ना होता। उसने काफी हद तक रुक कर उलझे हुए लहजे में कहा, वलीद हैर तो है ना? मैंने पूछा। हैर ही है। आपसे मुलाकात होती है तो बताता हूं ना जी मैं। वो उसी लहजे में बोला। कहाँ हो तुम? मैंने पूछा। मैं कल से यहीं लाहौर ही में हूं। आपकी फोन कॉल का इंतजार कर रहा हूं, उसने बताया। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैंने कहा। मैंने एकदम ही उसके पास जाने का फैसला कर लिया। मैं फोन बंद करते हुए उठ गया। उसी वक्त संदीप कुंवर अपने कमरे में थी और बानीता कुंवर भी जाग रही थी। मैंने उसे कुछ देर बाहर जाने के लिए कहा और कार लेकर निकल गया। मेरा रुख अलामा इकबाल टाउन की जानिब था, जहां वलीद मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जिस वक्त नहर के पुल पर पहुंचा उस वक्त मगरिब हो चुकी थी। मैं नहर के साथ चलने लगा। उस वक्त मेरे मन में न जाने क्यों शाह जमाल के मजार पर मिलने वाले सफेद रेश बुजुर्ग मुझे याद आने लगे। मैं समझ रहा था कि ये याद यूं ही नहीं है। इसलिए मैं जैसे ही फिरोजपुर रोड पर चढ़ा तो फिर चलता चला गया, यहां तक कि बाबा शाह जमाल के मजार तक जा पहुंचा। मैंने कार पार्क की और अंदर चला गया। मैंने देखा वही बुजुर्ग उन्हीं कब्रों के दरमियान सफेद कपड़ा बिछाए हुए बैठे थे। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और गहरी संजीदगी से कहा, आओ बैठो। मैं उनके सामने जा बैठा। क्या मैंने तुम्हें दिया नहीं दिखाया था? उसके बारे में बताया नहीं? क्या तुम उसे नहीं समझे हो? हजूर, अगर मैं नहीं समझा तो आप फिर से मुझे समझा दें, मैंने आजिज़ी से कहा। तो चंद लम्हे वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, पहली बात तो ये है कि ये सब कसरत जो है ये वहदत से है और वहदत ही से सारी कसरत है। हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई तुमसे जुड़ा है, कोई तुमसे जुड़ा हुआ है तो क्यों नहीं तुम उससे जुड़ जाते? बस जरा सा ध्यान दो। कैसे कैसे ध्यान दो बाबा जी? मैंने तजस्सुस से पूछा। अच्छा, फिर तुम्हें एक और बात बताते हैं। ये कहकर वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारे ख्याल में दिए की हकीकत क्या है? हजूर, आप बेहतर समझते हैं, मैंने धीमे लहजे में कहा। दिए की हकीकत रोशनी है। रोशनी न हो तो दिया भी नजर नहीं आता। मैं तुम्हें खोल कर ही बयान कर दूं। दिए को रोशनी ने वजूद दिया हुआ है। दिए को जिस्म समझ लो, और जिस्म में रोशनी ना हो तो किसी की भी पहचान मुमकिन नहीं है। रोशनी की हकीकत समझ में आ गई तो समझ लो कोई भी तुमसे छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी की हकीकत क्या है? मैंने बात को बढ़ाने के लिए पूछा। जब इंसान आंख खोलता है तो उसके सामने ज़मा और मकान जाहिर हो जाता है, दिन रात, और दिन रात के अंदर इनकलाबात जाहिर हो जाते हैं, और जो हकीकी ज़माना है वो उसके अंदर है, और ये उसकी एक झलक है। ये सिलसिला शब रोज़ ही है जिसमें जिंदगी और मौत देखी जा रही है, मतलब पैदा होना और मर जाना। ये तगय्युरात की निशानी है। तगय्युरात और इनकलाबात ही इस ज़माने की मुसलसल हरकत से पैदा हो रहा है। चूँकि ज़ात तगय्युरात और इनकलाब से मुनज़्ज़ा है, इसलिए वो ज़मान और मकान से बालातर है। ये सिलसिला रोज़ शब उसकी तहलीक है। समझो, कुन फायकून का तसलसल है। अज़ल के साथ से ही एक नगमा निकल रहा है, यानी ज़माना ज़ात की तहलीक फालियत का मज़र है, और बक़य्यत मकान ज़मान में आलम वजूद में चली आ रही है।
जमाना बिलाशुबा कायनात में सबसे बड़ा खरा खोटे का परखने वाला है। चनाचा जो अफराद और मामलात नाकस होते हैं, जमाना इन्हें फरामोश कर देता है। सिलसिला रोज़ो शब की असल हकीकत या असल जमाना, जिसमें न दिन है न रात, महज हाल ही हाल है, न माजी है और न मुस्तकबिल। ये ज़माने हालिस एक रोह है जिसमें मुसलसल हरकत है। ज़माना जिंदगी है और जिंदगी ज़माना है। अगर ज़माने की हकीकत से आगाह होना चाहते हो तो दिल में गौता लगाओ, इश्क इख्तियार करो कि इश्क असल हयात है और ज़माने की दस्तबुर्द से बालातर्द है। इश्क है असल हयात, मौत है इस पर हराम। इश्क का ज़मां के साथ क्या ताल्लुक रखता है? मैंने समझने के लिए पूछा। इश्क मोमिन के अमाल में रंगे दवाम पैदा करता है, क्योंकि इश्क ही असल हयात है। इस पर फना तारी नहीं होती। इसके साथ ही ये पाठ अपने एख्तिताम को पहुंचा।